हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया। गर्मी तो पड़ ही रही है। गर्मी में आप मस्त कम होंगे, स्वस्थ कम होंगे लेकिन मस्त ज़्यादा होंगे, इस बात का मुझे विश्वास है। ठीक, तो जैसे आप लोगों को पता है कि इस क्लास में हम क्या पढ़ते हैं, क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान। ठीक, क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान। ठीक। तो जितने नए साथी जुड़ रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जितने लोग भी इस इवेंट को देख रहे हैं या इस सेशन से जुड़ चुके हैं, वो क्या करेंगे, अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर देंगे और उनको जगा भी देंगे कि आपकी केमिस्ट्री की क्लास चालू हो गई है। आपकी जो रसायन विज्ञान की क्लास प्रतिदिन होती है जी रसायन नामक यूट्यूब चैनल पे, वो चालू हो गई है। उनको शेयर करके जगा दीजिए। और जो साथी आज हमारे पास नए आ गए हैं, जुड़ गए हैं, ऐसे भटकते भटकते आ गए हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप परमानेंट आप जी रसायन यूट्यूब चैनल के सदस्य बनिए। उसके लिए आप जी रसायन नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को प्रेस करिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और आप भी हमारे टीम का एक हिस्सा बने, हमारे ग्रुप, हमारे परिवार का एक सदस्य बने। ठीक, तो चलिए आज के हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम की देरी किए हुए। उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि जितने लोग भी इस इवेंट में आते हैं, सभी लोग प्लीज यार कॉपी पेन लेकर आया करिए। इस सेशन में आने से पहले आप सोच लीजिएगा कि कॉपी पेन लेकर आना है। कॉपी पेन लेकर आने से क्या फायदा होता है, जितनी चीजें बताई जाए, जितना भी कुछ बताया जाए, आप सबको उन सबको क्या करिए, नोट डाउन करते चलिएगा। नोट डाउन करने से क्या फायदा होता है कि बाद में जब आप रिवीजन करने का आपको वक्त, जब एग्जाम टाइम आ जाता है तो आपको रिवीजन करने का वक्त नहीं मिलता है। उस वक्त को बचाने के लिए, उस टाइम वक्त निकालने के लिए आपको ये जो नोट्स अभी से तैयार करोगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके उपयोग में आने वाली है। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए, हाँ ठीक है, कैप लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक, चलिए आप जैसे समझ सकते हैं समझ लीजिए। बट हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि आज हमें पढ़ना क्या है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में हमने देखिए राउल्ट का नियम पढ़ लिया, वाष्प दाब का विलयन पढ़ लिया, इन सबको लगभग मोल प्रभाव पढ़ लिए, मोलरता, मोललता, इस सब को हमने खत्म कर दिया है। अब हमारी जो पहला चैप्टर है विलयन सॉल्यूशन नामक जो चैप्टर था, वो लगभग अब समाप्त होने पर आ गया है। तो उसमें ज़्यादा कुछ हम अब कर नहीं सकते, पर जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उस पर हम अब देखते हैं। ठीक, बचे हुए पार्ट में जैसे हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, अणु संख्या गुणधर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अणु संख्या गुणधर्म। किसकी चर्चा करेंगे हम? अणु संख्यक गुणधर्म, गुणधर्म। ठीक, अणु संख्या गुणधर्म की हम बात करने वाले हैं। इसमें देखिए अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो अणु हो वो गुणधर्म, उसका जो संख्या है अणु संख्या के हिसाब से उसका गुण प्रदर्शित हो। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए उसे 50 अंक दिए जाते हैं तो 50 अंक लायक काम करेगा। उसके अंक बढ़ा देते हैं, 60 अंक कर देते हैं तो 60 अंक लायक काम करना शुरू कर देगा। अगर उसी तरह अगर उसे 100 अंक दे दिया जाए तो 100 अंक की तरह काम करेगा। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मजदूर लोग होते हैं हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लोग होते हैं, जिनको 150 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, 100-200 दे दिया जाता है, 10 रुपये ही दे दिया जाता है, तो उसी तरह वो काम को भी एक्स्ट्रा करते हैं। उसी तरह हम अणु संख्या के गुणधर्म में देखेंगे कि जो विलयन में जो अणु उपस्थित होंगे, जो हमारे पास विलय होगा, विलयन में जो विलय के अणु होंगे, उनके अणुओं पर निर्भर करेगा कि वो विलयन कैसा होने वाला है। क्या है कि कैसा होने वाला। सबसे पहले हम अणु संख्या की परिभाषा देखेंगे कि अणु संख्या गुणधर्म क्या है। ठीक, इस परिभाषा में हम क्या देखेंगे कि ऐसा गुणधर्म जो विलयन के क्या है, ऐसा गुणधर्म, ऐसा गुणधर्म, गुणधर्म जो विलयन, विलयन के, देखिए ऐसा गुणधर्म जो विलयन के या विलयन में उपस्थित, क्या है, विलयन के या विलयन में उपस्थित, उपस्थित विलय, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, हो गया है ना, अरे सॉरी यार, थोड़ा सा इसको हम और सीधा लिखते हैं। देखिए ऐसा गुणधर्म
जो विलयन में उपस्थित विलेय, ये परिभाषा जो है, ये परिभाषा बोर्ड में पूछी जाती है। ठीक, ये परिभाषा क्या होती है, बोर्ड में पूछी जाती है, इसीलिए इस पर विशेष ध्यान देना। ठीक, इस पे विशेष ध्यान देना और नोट डाउन जरूर करते चलिए। ठीक, क्या है, उपस्थित विलेय अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय के जो अणु होंगे उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय के संख्या पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक, ये भर करते हैं। और इसकी हम चर्चा यहाँ से करने वाले हैं। इसको हम बड़े आसान तरीके से आज के टाइम जो चल रहा है उसको रिलेट करते हुए हम इन सब चीजों को देखेंगे कि क्या है कि ऐसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के अणु संख्या पर निर्भर होता है उसे हम अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या लेते हैं, एक बीकर लेते हैं छोटा सा, ऐसे इस बीकर में हमने क्या किया है, पानी डाल रखा है। भाई बीकर है, बीकर में कुछ रखा ही जाएगा, तरल पदार्थ रखा जाएगा ना। अब इसमें तो है नहीं कंकड़ पत्थर भर देंगे, कोई कंकड़ पत्थर भर देगा, है कोई इसमें कंकड़ पत्थर भरने वाला, नहीं भराएगा ही नहीं ना। तो इसमें हम पानी रखते हैं। मान लीजिए पानी हमने क्या लिया, 1 kg पानी। ठीक, अब इसमें जो हम कण डालने वाले हैं, मान लीजिए हम शक्कर के यानी 5 मोल या 5 मोल ही लेते हैं, 5 मोल शक्कर ले लेते हैं, शक्कर या चीनी जो भी कहे, 5 मोल या 5 कण, 5 मोल या 5 कण जो समझ सकते हैं ले लिए। अब देखिए जैसे इस 1 kg पानी में हम इसको घोलते हैं, क्या करते हैं, घोलते हैं, तो क्या करता है, स्वाद थोड़ा कम होता है। स्वाद की अगर हम बात करें, स्वाद थोड़ा कम, स्वाद कम होता है। ठीक, ऐसा आप लोगों ने देखा भी है, अभी हम आपको सब बता देंगे, आपको सब समझ में आ जाएगी बातें। दूसरा मान लीजिए हम यहीं पर बीकर लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, पानी तो उतना ही रहने वाला है, 1 kg पानी। अब यहाँ जो मोल है, जो शक्कर के अणु है, इसको हम 10 मोल कर देते हैं, 10 मोल शक्कर। ठीक, अब देखिए जैसे हमने 10 मोल शक्कर लिया इसमें, तब पानी क्या हो गया, मीठा हो गया। अभी स्वाद जो था पानी का जो स्वाद था वो थोड़ा कम मीठा था, लेकिन अब जो था स्वाद कम मीठा, यहाँ कम मीठा लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पर जो है ज्यादा मीठा हो गया, ज्यादा मीठा, और ज्यादा मीठा इसके अपेक्षा हुआ है क्योंकि इसमें जो मोल शक्कर के अणु थे वो 5 थे और इसमें 10 मोल हो गए। जब इसमें 10 मोल हो गए तो इसमें क्या हो गया, ज्यादा मीठा हो गया इसके अपेक्षा। इसके अपेक्षा क्या हुआ, इसकी मिठास ज्यादा बढ़ गई, लोग इसको ज्यादा पीना पसंद करने लगे। तब देखिए यहां पर क्या लिखा, ऐसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय की संख्या पर निर्भर करता है। क्या करता है, विलेय के संख्या या विलेय के अणु संख्या, थोड़ी सा अणु, विलेय के अणु संख्या होगा यहाँ पर, अणु संख्या, अणु संख्या विलेय के अणु संख्या पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर 5 मोल अणु थी, यहाँ थोड़ा स्वाद कम था, खट्टूसपन आ रहा था, मीठा नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पर हमने 10 मोल शक्कर डाला, वैसे क्या हो गया, मीठा हो गया पानी। पानी क्या हो गया, मीठा हो गया। कहने का मतलब मीठेपन की तीव्रता विलयन के कणों पर निर्भर करती है। जो मीठापन है उसकी जो तीव्रता है, मिठास बढ़ने का जो कारण है, वो उसके अणु पर यानी उसके मोल पर या अणु की संख्या पर निर्भर करता है, जिसे हम अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। यहां हम लिख सकते हैं कि मीठापन की तीव्रता, मीठापन की तीव्रता किसके कारण बढ़ रही है, मोल अणु के कारण। तीव्रता, मीठापन की तीव्रता विलयन के कणों पर निर्भर कर रही है। तीव्रता विलयन के कणों पर निर्भर कर रही है या अणुओं पर निर्भर है, है कि नहीं है।
भाई मीठापन की जो तीव्रता है, मीठापन बढ़ा, इसमें कणों की संख्या बढ़ गई, मीठापन बढ़ गया। इसमें अणु की संख्या कम थी, मीठापन कम था। इस बात को समझ रहे हैं ना आप लोग कि इसमें क्या था, मोल की संख्या कम थी, अणु कम थे, इसीलिए कम मीठा था। लेकिन इसमें क्या है, अधिक है। यहाँ 5 मोल था, यहाँ 10 मोल हो गया। तो ये क्या है, इसी को क्या कहते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म। संख्यक गुणधर्म धर्म, इस बात को आप समझ गए होंगे कि अणु संख्यक गुणधर्म की अगर परिभाषा पूछे बोर्ड में, तो आप उसको एक छोटा लंबा चौड़ा सा एग्जाम्पल देकर बता सकते हो कि इसी के कारण ज्यादा मीठा और कम मीठा हो रहा है। ठीक, इस बात की चर्चा हो गई। इसको आप नोट करिए, फिर उसके बाद आगे हम बताते हैं। ठीक, हाँ नोट करिए। चलिए, हाँ चलिए ठीक है, नोट करिए थोड़ा। चलिए हटाएं, चलिए हटा रहे हैं। ठीक, अब हम इसके प्रकार देखते हैं कि अणु संख्या गुणधर्म के प्रकार कितने होते हैं। बहुत आराम से चलेंगे, एकदम सरल और आसान भाषा में, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसकी प्रकार की बात करें कि अणु संख्या गुणधर्म के प्रकार कितने होते हैं, तो सिंपल से समझ लीजिए, इनके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। और हम चारों प्रकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या होते हैं, अगर इनके प्रकार की बात करें तो प्रकार कितने होते हैं, 4। ठीक, 4 प्रकार के अणु संख्या गुणधर्म। पहला जो होता है वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन, जिसको हमने राउल्ट वाले वाष्प दाब का विलयन जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था ना, जो राउल्ट का नियम था उसमें हमने इसको पढ़ा भी था। तो पहला क्या है, सापेक्षिक वाष्प दाब। पहले की बात करें तो वाष्प दाब सापेक्षिक अवनमन। ठीक, पहला जो प्रकार है वो क्या है, वाष्प दाब सापेक्षिक अवनमन। इसको हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था। आप शायद लेक्चर तो हमें नहीं याद है, लेकिन उसमें राउल्ट के नियम में जब हमने वाष्प दाब विलयन देखा था, उसमें इसको पूरा तरीके से हमने डिजाइन किया था। तो उस चीज के लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी हम अगर इसमें क्या हुआ था, वाष्प दाब जो सापेक्षिक अवनमन था, इसमें जैसे हमने क्या किया था, एक पी नॉट बी अपान में क्या था, पीबी था। पी नॉट बी अपान में पीबी था, इक्वल टू क्या था, यक्स बी था। यक्स बी यही तो था, या यक्स ए था। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि पी नॉट बी बटे में पी बी यक्स ये था ना, यही तो था। इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें जो यक्स हुआ करता था, ये क्या होता था, ये मोल प्रभाज होता था। यक्स जो होता था वो मोल प्रभाज होता था, और ये जो होता था वो विलयन होता था। ये क्या है, मोल प्रभाज। ये की बात करें, ये क्या है, विलेय है। ठीक, और जो पी नॉट बी है और पीबी जो है, इसकी हम बात करें तो वाष्प दाब का सापेक्षिक क्या है, अवनमन है। इसको हम क्या कहते थे, वाष्प दाब सापेक्षिक अवनमन। इसको हमने पढ़ लिया है। क्या कर लिया, हमने पढ़ लिया है पिछली वाली कक्षा में। इसको आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक, अगर हम इसको पढ़ लिए हैं, और अगर द्वितीय की बात करें तो द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय में हम जैसे हिमांक का अवनमन देखेंगे। क्या देखेंगे, द्वितीय हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक, और इसमें एक और है, ठीक, उसको देखेंगे। तो दूसरे पे हम आते हैं, क्वथनांक का उन्नयन देखते हैं। जो दूसरा पॉइंट होने वाला है वो कौन सा है, क्वथनांक का उन्नयन। सेकेंड पॉइंट जो है, क्वथनांक का उन्नयन। अब क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्या होता है, उन्नयन मतलब होता है बढ़ोतरी, ऊपर उठना, किसी भी वस्तु में उछाल आना उन्नयन होता है। या उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। आप बढ़ोतरी लिख सकते हो, ठीक, बढ़ोतरी, या वृद्धि भी लिख सकते हो आप,
वृद्धि भी लिख सकते हैं, उन्नयन का मतलब। और क्वथनांक का मतलब, जहां तक क्वथनांक की बात रही, क्वथनांक देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। हाँ देखिए थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस रखिए आप, आपको सब चीज बताई जाएगी। कोई चीज अगर छूट जाती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में देख कर आपके जो डाउट होंगे उसको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे ही नहीं करेंगे, 101%। ठीक, इस बात की गारंटी हमारी है। लेकिन आप लगातार क्लास में बने रहेंगे, तब लगातार आप क्लास में बने रहेंगे, आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी उसका समाधान हम करेंगे। ठीक, देखिए क्वथनांक का मतलब होता है, ये दो शब्दों से बना है, क्वथ और एक क्या है, क्वथन और एक अंक। ठीक, क्वथन और अंक से क्वथनांक बना है। अगर इसकी हम बात करें तो अंक होता है जिस ताप पर, अंक का मतलब होता है गिनना, काउंट करना, तापमान या कुछ भी, अगर तापमान भी होगा उसे हम अंक में गिनते हैं। तो इसीलिए इसका मतलब होता है ताप। क्वथन का मतलब होता है उबालना, उबलना, जिस ताप पर उबाला जाए, जिस ताप पर उबाला जाए। ठीक, यहां तक बात समझिए कि जिस ताप पर उबालना जाए उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक मतलब समझ में आया, क्वथनांक दो शब्दों से मिलकर बना, क्वथन और अंक। अंक का मतलब है ताप, और क्वथन का मतलब है उबलना, और अंक का मतलब है ताप। ठीक, यहां तक बात समझ में आई कि जिस ताप पर हम कोई भी वस्तु को उबालते हैं उस वस्तु का क्वथनांक होता है। ठीक, जो तापमान का हो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर अब यहीं से देखिए एक नया शब्द मिला क्वथनांक के उन्नयन से, कि क्वथनांक क्या है। क्वथनांक, अगर क्वथनांक की हम बात करें, इसकी अगर हम परिभाषा पे बात करें, इसकी डिफिनेशन देखें, क्वथनांक है ताप जिस पर किसी द्रव का, क्या है, वह ताप जिस पर, या ताप जिस पर किसी दाब का बाह्य दाब पर क्या करते हैं, 1 एटमॉस्फेयर का दाब से हम क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं, या वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है, क्वथनांक कहलाते हैं। यानी जो वाष्प दाब होता है बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक, इस बात को आप समझिएगा कि हम क्या कह रहे हैं, इस बात को आप समझिएगा कि हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है, या समान हो जाता है, समान रहता है, तो वह क्या है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक, हम लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा की बात करें कि जिस ताप पर देखिए ध्यान से देखिएगा तभी बात समझ में आएगी, जिस ताप पर किसी वाष्प दाब का वायुमंडलीय दाब की अगर हम बात करें, वाष्प दाब वायुमंडलीय, यानी वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर या समान हो जाता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं, तो उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक, इस बात को समझ में आई कि जो क्या होता है, वाष्प दाब के बाह्य वायुमंडलीय, क्या है, वायुमंडलीय, वो बाह्य वायुमंडलीय, यहाँ बाह्य लिख लीजिए, वाष्प दाब का बाह्य वायुमंडलीय, जिसे हम 1 एटीएम कहते हैं। 1 एटीएम का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेयर। ठीक, इस बात को समझ रहे हैं कि 1 एटीएम का मतलब क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर, और 1 एटमॉस्फेयर का मतलब है कि बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बराबर या समान एक ही चीज है यार, इतना तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि वायुमंडलीय और दाब क्या है, इसमें कंफ्यूज मत होइए। जो क्या कहते हैं, सॉरी, इसमें क्या है, जो समान और, हाँ, समान और बराबर जो होते हैं एक ही चीज है, समान और बराबर एक ही चीज है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि दाब के बराबर हो जाता है तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक, अब इसको हम देखते हैं कि बराबर कैसे होता है, इसकी हम पूरी चर्चा करेंगे। जिन बच्चों को भी नहीं समझ में आ रहा है हम फिर से बता दे रहे हैं कि जो क्वथनांक का उन्नयन होता है, उन्नयन मतलब होता है बढ़ोतरी, वृद्धि होना। ठीक,
क्वथनांक का मतलब है, दो शब्दों से बना है, क्वथन और अंक। अंक का मतलब होता है ताप, जिस ताप पर, और क्वथन का मतलब होता है जलना, जिस ताप पर वो जल रहा है उस पे उसकी गणना करना। ठीक, अब देखिए यहां से क्वथनांक निकला, तो जिस ताप पर किसी वाष्प दाब का बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, जो उस ताप पर जो उसका वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय जो 1 atm का दाब लगाती है उसकी क्या होती है, बराबर हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो उसे क्वथनांक कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब इस पे हम थोड़ा सा और अगर हम चर्चा करते हैं कि ताप बढ़ाने से कैसे बढ़ेगा। मान लीजिए, इसको हम यहां पर लिखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई द्रव्य है, द्रव का अगर मान लीजिए वाष्प दाब देखा जाए, द्रव ए का वाष्प दाब जो मान लीजिए 0.1 है, क्या है, द्रव मान लीजिए ए है, और इसका मान लीजिए हमारे पास 0.1 दाब है। ठीक, और यहीं पर मान लीजिए ताप है। ये ताप देखिए, ताप पर कैसे निर्भर करेगा इसकी हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए 0.1 atm है बाहरी वाष्प दाब, और तापमान क्या है 10 डिग्री atm, और ताप क्या है 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अगर इसी को हम ताप को और आगे बढ़ाए, और आगे हम बढ़ाए, तो ये क्या हो गया, मान लीजिए 0.3 पे चला गया, और यहां मान लीजिए हमने 30 डिग्री का ताप दे दिए, 30 डिग्री सेल्सियस का को क्या किया हमने, गर्म किया, यानी 30 डिग्री सेल्सियस ताप हम दे दीजिए, या 20 डिग्री देते हैं, सॉरी हम 20 ही देते हैं, सीरियल वाइज चलते हैं 20। या मान लीजिए यहां पर फिर 0.4 atm का दाब लगा, एटीएम पहले आएगा, एटीएम, यहां हमने 30 डिग्री सेल्सियस दिया, और जैसे मैंने क्या किया 40 डिग्री ताप दिया, तो यहां 1 atm हो गया। यहां देखिए दाब 1 atm कहां पर हो रहा है, 40 डिग्री सेल्सियस पर। 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये जो है क्वथनांक का ताप है, और इसमें क्या कह रहा है कि जिस ताप पर किसी वाष्प दाब का वायुमंडलीय वायु दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। यानी 40 डिग्री को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक। इस बात को समझ में आए कि 40 डिग्री को हम क्या कहेंगे, क्वथनांक, क्योंकि जब 40 डिग्री तापमान पर पहुंचेगा तब हमारा जो वायुमंडलीय दाब है 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। और जब इस दाब का जो ए का दाब 0 पॉइंट से चला और जैसे 1 atm पर पहुंचा, भाई 0 पॉइंट से चला बंदा, जैसे 1 atm पर पहुंचा, और 1 atm पर कहां पहुंचा, 40 डिग्री ताप पर। तो जो 40 डिग्री ताप है ये इसका क्वथनांक बिंदु होगा, क्या होगा, क्वथनांक बिंदु। इस बात को आप समझ पाए कि क्वथनांक बिंदु कैसे पता चला। क्वथनांक बिंदु चलिए एक बार हम फिर बता दे रहे हैं जिन बच्चों को नहीं समझ में आया कि क्वथनांक बिंदु है क्या, जिस ताप पर किसी वाष्प दाब का बाह्य वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। ताप भी बढ़ रहा है, ताप भी बढ़ रहा है 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, और जो ए का वाष्प दाब था वो भी बढ़ रहा था, 0.1 atm 0.3 atm 0.4 atm, यहाँ पर 1 atm हो गया, और 1 atm कहाँ पर हुआ, वो 40 डिग्री सेल्सियस पर हुआ, जो कि 40 डिग्री ही क्या है, क्वथनांक बिंदु होने वाला है। इस बात को समझ रहे हैं आप कि 40 डिग्री जो होने वाला है वो क्वथनांक बिंदु होने वाला है। ठीक, हाँ देखिए इसमें बढ़ रहा है ना, ये तापमान बढ़ रहा है, भाई बढ़ेगा तापमान ऐसे ना, और इधर से एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब भी बढ़ रहा है। जैसे 1 atm पर पहुंचा वैसे यहाँ पर 40 डिग्री क्वथनांक पर क्या हुआ, क्वथनांक बिंदु आपका निकल कर आ गया। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो हम आगे चलें फिगर से, इसको हम ग्राफ में देखते हैं कैसे ग्राफ में कम ज्यादा होता नहीं। जिन बच्चों को यहां से नहीं समझ में आया वो ग्राफ में आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलें हटाएं। हाँ, जैसे जैसे क्वथनांक बढ़ेगा वैसे वैसे एटमॉस्फेयर दाब भी बढ़ेगा, जैसे यहाँ 1 atm होगा वैसे यहाँ क्वथनांक बिंदु आपका रुक जाएगा। ठीक, चलिए चलिए इसको हम हटाते हैं, ग्राफ से हम इसको देखें। यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक को तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए
अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स छोड़िए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़िएगा, हम वहां से आपके कमेंट का जवाब दे देंगे। ठीक, अब देखिए इसकी अगर हम ग्राफ की बात करें, इसकी अगर हम ग्राफ की बात करें तो हम यक्स और वाई अक्ष ले लेते हैं। ठीक, क्या ले लेते हैं, यक्स और ऐसे, ये मान लीजिए यक्स और छोरी वाई। यहां से तापमान आपका मान लीजिए, तापमान इधर बढ़ेगा। ठीक, यहां मान लीजिए आपका ताप 10 डिग्री था, यहां 20 डिग्री, यहां 30 डिग्री, यहां पर आपका 40 डिग्री। ठीक, ये ताप हो गया। इसको हम दाब मान लेते हैं, वाष्प दाब, वाष्प दाब। ठीक, अब देखिए वाष्प दाब को हम वाई अक्ष पे मानते हैं और तापमान को हम क्या करते हैं, एक्स अक्ष पे मान लेते हैं। यहां तक कोई किसी को दिक्कत? अभी हमने शुरू ही किया है, अभी हमने शुरू ही किया है, इस चीज को आप समझेंगे। ठीक, ये क्या है, वाष्प दाब, ओ सॉरी, वाष्प दाब। ठीक, या थोड़ा इसको हम थोड़ा हट के लिख देते हैं, इसको ऐसे खिंचा देते हैं। ये वाई अक्ष है, ये क्या है, वाष्प दाब। ठीक, अब देखिए वाष्प दाब में क्या हो रहा था, सबसे पहले क्या लेना था हमें, हम जो दाब था वो 0.1 एटीएम से चलकर 1 एटमॉस्फेयर तक जा रहा था। मान लीजिए यहाँ पर क्या था, 0.1 एटीएम, फिर आगे चला 0.3 एटीएम, फिर आगे चला 0.4 एटीएम, फिर आगे चला यहाँ पर 0.7, यहां पर जैसे आया इस अक्ष पे जैसे पहुंचा वहां पर 1 एटीएम दाब लग गया इस पर। ठीक, अब देखिए जब इस पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, मार्किंग किए हैं ना, 0.1, 0.3, 0.4, 0.7, 1 एटीएम। 1 एटीएम जैसे जैसे इधर भी देखिए तापमान जैसे जा रहा है 10 डिग्री, देखिए इधर बढ़ रहा है ना, इधर देखो, इधर 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री और 30 डिग्री और 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है ना। तब देखिए बढ़ने का मेन कारण ये है कि जब तक हमें 1 एटीएम दाब पर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि क्वथनांक बिंदु है कौन। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 एटीएम कहीं ऐसे जाएगा और यहां से ऐसे आपका बन के आएगा। ठीक, ऐसे बन के आया। अगर यहां से बात करें तो पहले 0 पॉइंट ऐसे करके जाएगा, ऐसे 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 कुछ करके ग्राफ बनता है, ऐसे करके कुछ ग्राफ बनता है। अब देखिए जैसे जैसे जाएगा ऐसे, और वैसे यहाँ पर भी थोड़ा सा झूले से आकार का है, थोड़ा ऐसे डाउन होके झूले से आकार का ऐसे जाता है, ऐसे। ठीक, ये हमारा जो ग्राफ है ये प्रदर्शित कर रहा है कि जैसे जैसे बढ़ेगा, ऊपर जैसे यहाँ पहुंचा इस डिग्री पर 1 एटीएम पर पहुंचा, वैसे यहां पर अगर देखा गया तो यहां भी 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा था। यानी जो 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा था ये क्या है, हमारा क्वथनांक है। अगर मान लीजिए 50 डिग्री करना है, हमें 50 डिग्री सेल्सियस करना है, 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, फिर इसमें थोड़ी सी ऐसे वृद्धि, ये जो यहां से पॉइंट चल रहा है यहां से चलना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक, और ऐसे जाके ऐसे 50 पे आ जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें जो बिलियन है, जो बिलियन का क्वथनांक पॉइंट है वो बढ़ रहा है। बीच में देखिए बिलियन का जो क्वथनांक पॉइंट है, बिलियन का जो क्वथनांक पॉइंट है ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, बिंदु है। ये देखिए 40 से 50 के बीच में बढ़ा, 40 से 50 के बीच में बढ़ा। इसका मतलब क्या है कि तापमान में हम जैसे जैसे ऊपर गए, 1 एटीएम पे गए, 3 पर गए, 4 पे गए, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो क्या होगा, बदलता चला जाएगा। और जैसे हम 1 एटीएम पे जाएंगे वो 40 डिग्री पर आ जाएगा। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक। हाँ देखिए इसकी बिंदु इस पर निर्भर करता है। इधर देखिए इसको थोड़ा देख लीजिए, अगर इसमें ना समझ में आए तो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि एक बीकर में हम लेते हैं कुछ वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील, वाष्पशील। ठीक, वाष्पशील का मतलब है ये है, ये भी ये है, ये भी, ये भी ये और ये भी। वाष्पशील में देखिए क्या होता है
कि अगर कणों की संख्या जितने ज्यादा होंगे वाष्प दाब उतना अधिक होगा, उतना वाष्प दाब बनेगा। अगर कणों की संख्या ज्यादा है तो वाष्प दाब अधिक है, वाष्प दाब उतना ही अधिक बनेगा ना। जैसे कणों की संख्या इसमें 5 है, 5 कण है, ठीक। तो वाष्प क्या होगा, वाष्प दाब अधिक होगा। वाष्प दाब दिख रहा है, वाष्प नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा है ना। चलिए यहां पर हम लिख देते हैं वाष्प दाब। अगर मान लीजिए इसी कण में कुछ अवाष्पशील पदार्थ भी आ जाते हैं, इसमें मान लीजिए जैसे दूसरा बीकर हम ले लेते हैं और इस बीकर में मान लीजिए ये अवाष्पशील आ गया, ये अवाष्पशील आ गया, ये भी अवाष्पशील आ गया। अब देखिए इसमें वाष्पशील की जो संख्या है वो 2 ही रह गई। ऊपर तो 5 कण थे लेकिन नीचे 2 कण हैं, और 2 कण में जो 3 कण होंगे, जो 3 कण हैं वो अवाष्पशील के हैं, तो इसमें वाष्प दाब सिर्फ 2 कण के ही बनेंगे। जो वाष्प बनेगी वो वाष्प दाब सिर्फ 2 कण की ही बनेगी, 2 कणों की ही बने, क्योंकि इसमें वाष्पशील की संख्या 2 ही है और इसमें 4 है, इसीलिए 4 कणों की वाष्प दाब बनेगी। इस बात को आप समझ गए, इस बात को आप समझ गए कि जैसे जैसे क्वथनांक बढ़ता है, बढ़ती कैसे है, जब अवाष्पशील पदार्थ होंगे उसमें या घटक होंगे, ठीक। इस बात को समझे कि ग्राफ के माध्यम से हमने कैसे इसको बनाया है, उसी चीज को जो पहले हमने बताई थी, ठीक। अगर यहाँ पर देखिए इसको हम क्या मानते हैं, अगर ये जो बीच की दूरी आ रही है इसको मान लीजिए हम TB मानते हैं और माइनस TB1 है, क्या है, TB1। तो यहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा हो ना, हम यही मानते हैं जैसे TB है और ये TB1 है। अगर इसको जब हम माइनस करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेल्टा TB, ठीक। ये क्वथनांक पॉइंट है, क्वथनांक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा TB से, ठीक। यहां तक बात समझ में आई कि डेल्टा TB से हम कैसे क्वथनांक को प्रदर्शित करते हैं, बात समझ में आई। हाँ ये बिलियन है, ये बिलियन है, ये बिलियन है, ठीक। कहने का मतलब जितने कण होंगे बिलियन में उतना वाष्प दाब बनेगा, ठीक। जैसे जैसे अवाष्पशील उसमें आते जाएंगे वैसे वैसे बिलियन जो होंगे उसके कणों के जो वाष्प दाब होंगे वो कम होते जाएंगे, क्योंकि अवाष्पशील मान लीजिए नमक है, कंकड़ पत्थर है या वाष्पशील है, इसका वाष्प बनेगा ही नहीं, तो सिर्फ स्थान घेरे रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, ठीक। तो चलिए इसमें हमने 2 देखे, एक तो पहले ही देखे थे गुणधर्म में ना, जो सापेक्षिक अवनमन था, और दूसरा क्वथनांक उन्नयन हमने देख लिया कि क्वथनांक कैसे बढ़ता घटता है ना। तो क्वथनांक किस पर निर्भर करता है, 1 atm दाब कब हो जाएगा, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है वैसे 1 atm का दाब लगना शुरू हो जा रहा है, बाह्य वायुमंडल का दाब है 1 atm ना, तो उसके बाद से कैसे बढ़ेगा, उसके बीच को ही क्या कहते हैं हम, डेल्टा TB यानी क्वथनांक बिंदु कहते हैं बिलियन का, ठीक। इन सबको हमने देख लिया। तो चलिए इन सब लोग को आप लोग अच्छे से नोट भी कर लिए होंगे, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और इस चैनल पे जितने लोग भी नए साथी आज हमसे जुड़ रहे हैं सभी लोग क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।